हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपकी कंटिन्यूटी से रिलेटेड दो थ्योरम डिस्कस की थी। आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यदि आपको याद हो तो आपके पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोई फलन एफ जेड डोमेन डी में एक समान संतत कहलाता है यदि कोई भी फलन होगा वो अपने डोमेन डी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस यानी एक समान संतत होगा। कब? यदि फॉर ऑल z1, z2 बिलोंग फ्रॉम D ये लिखा जा सके। ऐसा उस कंडीशन में आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस यानी एक समान संतत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेसिकली यदि थोड़ा सा हम अलग और समझने की कोशिश करें, ठीक है, यदि थोड़ा सा अलग तरीके से और समझने की कोशिश करें, बाय सीक्वेंस के थ्रू समझने के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस बात पे आइए एक बार आप। फिर मान लीजिए ये आपकी जो नंबर लाइन है इस पर एक बार आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को ले रहे हो, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। चलो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आओ, आप कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आओ। अब आप मान लो इसका डोमेन, ये पूरा इसका डोमेन है कोई भी, ठीक है, ये पूरा इसका डोमेन है। तो जो पहले की जो अपनी सीधी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या है, मैं एक बार वो क्लियर करना चाहूँगा आपकी। ये जो सीधी कंटिन्यूटी है, अभी देख सिर्फ कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उस कंटिन्यूटी में हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि z माइनस जेड नोट लेस देन डेल। उसके संगत में ये लिखता हूँ कि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी ये वैल्यू आप देखो तो एक फिक्स्ड टर्म के बाद स्टार्ट होती है। यानी आप देखते हो भी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जेड नोट के पास जाएगा, जैसे जैसे जेड नोट के पास जाएगा तब वो स्टार्ट होगी। यदि वो जेड नोट से डोमेन में दूर हो तो क्या वो होगी? नहीं होगी। तो यानी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उस जेड क्या जो भी मान लो फॉर एग्जांपल भी यहाँ पे आपका जेड नोट है, ये आपका मान लो z1 z2, सिर्फ समझने के लिए एक बार देखो आप इसको, ये z4 है। यदि यहाँ पे z है तो z क्या होगा? एक फिक्स टर्म के बाद, मान लो z4 के बाद यदि नेगेटिव इसके पास है तो लेस देन डेल हुआ तो डिफरेंस, यानी एक यहाँ पे उसके n का महत्व है या नहीं भाई, वो कितने नंबर का है? जैसे कहने का मतलब वो z2 है, z3 है, z4 है, यानी वो स्टार्टिंग से तो नहीं हो गया, स्टार्टिंग से तो ये बात लागू नहीं होगी, वो कुछ पद चलकर आएगा उसके बाद आगे ये बात लागू होती है। ठीक है, यानी इसके लिए आपको दो कंडीशन की जरूरत होती है, n और एप्सिलॉन की। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये कुछ कह नहीं रहा, ये कह रहा है कि यदि ये इसका डोमेन है तो इसके कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, इसके अंदर जो इन्फिनिट पॉइंट है आप उसके कोई भी दो पॉइंट ले लो, उन दोनों के लिए ये बात लागू होगी। यानी यहाँ पे n का कोई महत्व नहीं है, यानी उसके डोमेन के अंदर आपको आने के लिए कहीं से इस डोमेन के अंदर आने के बाद उनका जो डोमेन के अंदर ही रहना है, और कोई भी दो पॉइंट लो, डिफरेंस ये रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन इसमें क्या है, इसके डोमेन में एक फिक्स पॉइंट के पास आने पर रहेगा। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ भाई, मान लीजिए जैसे ये 0 1 2 3 4 है, तो जैसे कोई फलन है x बराबर 4 पर संतत है, सिंपल सा कोई फंक्शन है, x बराबर 4 पर संतत है, तो वो इन दोनों के बीच में मतलब इतना पास आने के बाद ये संतत दिखाएगा इसके नेबरहुड में। यदि इन वैल्यू के लिए तो नहीं दिखेगा, हालांकि इसके डोमेन में जरूर आते हैं, लेकिन उसके एक पोजीशन का तो फर्क हो गया। यानी ये जो टर्म है यहाँ पे जो x का मान है उसके बाद ये लागू हुआ, यानी एक तरीके से वो x के मान पर डिपेंड कर रहा है, x के मान पर डिपेंड कर रहा है भाई x का मान क्या होगा, उसके बाद वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, पहले तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे x y के मान से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे x y के मान से कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट फंक्शन दिखेगा वो आंसर होगा।
अब बस समझ आ गई होगी, यहाँ पे एक्स वाई के मान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे कुछ भी हो, यदि वो उसके डोमेन में है तो यदि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी लागू होती है तो ये बात लागू हो जाएगी। अब बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरे जो कहने का बेसिकली अर्थ है वो समझ आ गया होगा। तो अभी जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बाद मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि कई बार जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे देखो सिंपल सी बात है, आप बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये बिल्डिंग मान लीजिए जो आपका स्कूल है, ठीक है, ठीक, ये मान लो ये आपका जो जगह है कोई भी, यहाँ आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। और ये मान लिया आपका कॉलेज है, क्लियर इतनी बात। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने के आपके पास टोटल 3 रास्ते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने के आपके पास टोटल 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग है। तो मान लो आप यहाँ से आए, टाइम की फर्क नहीं पड़ता, यानी जो आपका स्टार्ट पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है फिक्स है। यहाँ से चले, यहाँ पे ऐसे आ गए तो ठीक है, ऐसे चले तो, यानी इन तीनों कंडीशन में से आप रास्ता कोई भी यूज करो, आप पहुँचे कहाँ, जैसे कॉलेज ही, यानी क्या आपका जो मेन एम था वो चेंज हुआ। परंतु मान लीजिए ये तीनों मार्ग से माने जाएंगे ना, फिर यदि मान लीजिए कोई एक और रोड आ रही है वो आप पकड़ लेते हो और उसके ऊपर आप चलने पर आप कॉलेज की बजाय कहीं और ही जगह पहुंच जाते हो, यदि वो रास्ता कॉलेज, तो क्या वो जो रास्ता है आप ये बोल सकते हो भी वो आपके कॉलेज का रास्ता है, यानी क्या आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है ये कि आप इस तक पहुंच पाओगे, तो ये नहीं पहुंच पाओगे, यानी रास्ता सेम ही है, ठीक है। तो लिमिट का कुछ कंसेप्ट ऐसा ही है, लिमिट का कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है कि यानी उसकी वो लिमिट कब बोली जाएगी, उसकी जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कोई भी रास्ते से हो, यदि आप यहाँ से चलकर यहीं पहुँचते हो तब वो इसकी लिमिट बोली जाती है। यदि रास्ता चेंज कर दिया जाए तो उसकी लिमिट नहीं बोली जाती। रास्ता चेंज करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन आ गया 2 वेरिएबल का, यानी y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि अलग अलग रास्ते हैं या नहीं है, ये आप देखोगे तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का एंगल क्या होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग है। लेकिन यदि आप जब यहाँ अप्लाई करोगे प्रत्येक बार रिजल्ट फिक्स रहता है, जैसे L है तो आप ये बोल सकते हो L इसकी लिमिट है, अदरवाइज आप ये बोलोगे कि ये इसकी लिमिट नहीं है। तो लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पाथ से आकर उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो वो फिक्स रहना चाहिए। यदि वो पाथ चेंज करने पर चेंज हो रहा है तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ये कंसेप्ट वैसे आपका पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताया क्योंकि आज हम एक क्वेश्चन करेंगे एक अदर जो इसके अंदर ये कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो पहले उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए आपको ये दिया गया है, हमको ये सिद्ध करना है कि लिमिट z टू z नॉट z बार अपॉन z इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप सब जानते हो z इक्वल टू होता है x प्लस आइटा वाई और z बार होता है x माइनस आइटा वाई। मान लीजिए मुझे z नॉट के, मैं मान लो मैं x अक्ष के अनुदिश आ रहा हूँ, मान लिया मैं x अक्ष के अनुदिश इसके पास आ रहा हूँ, तो x अक्ष के अनुदिश आने पर y 0 होगा। देन लिमिट z टू z नोट क्या हो जाएगा, x माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, y 0 है तो ये होगा x अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यानी यदि मैं इस
कर्व के लिए, इस फंक्शन के लिए एक्स एक्स के अनुदिश आता हूँ, एक्स एक्स के अनुसार चल के आता हूँ, तो मैं कहाँ पर पहुँच रहा हूँ? मैं 1 पे ऊपर आ रहा हूँ। अब यदि मैं इसका पथ चेंज कर देता हूँ, यदि मैं वाई एक्स के रास्ते से आऊँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे वाई एक्स के रास्ते से आता हूँ तो उस कंडीशन में एक्स 0 हो जाएगा। तब जो आपका फंक्शन है कि लिमिट जेड टू जेड नोट, ये क्या बन जाएगा? माइनस आइटा वाई अपॉन प्लस आइटा वाई, ये -1। तो अब आप ये देखिए कि जब मैंने यहाँ पर अपना रास्ता चेंज कर दिया, ये पहले मैं एक्स एक्स के अनुसार वाली मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भी 2 गलियाँ जा रही है, 2 रास्ते जा रही हैं, आप उनको से जाना है, एक बार जाओ तो कहाँ पहुँचो, एक बार जाओ तो कहाँ पहुँचो, तो क्या आप सही जगह पहुँचे? अलग अलग पहुँचो तो क्या वो लिमिट पॉइंट वही रहा? नहीं रहा, कि जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे हो, तो वो रास्ता गलत हो गया, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब प्रोसेस समझ आ गई जो मैंने दिया था। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसी टाइप का ही बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, हमें सिद्ध करना है, यहीं पे साइड में करवा रहा हूँ, हमें सिद्ध करना है कि फंक्शन f ऑफ z कुछ इस तरीके का है, एक्स वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहना कि ये मूल बिंदु पर 0 0 पर संतत नहीं है। तो आपको ऐसे कर्व देखने हैं जो मूल बिंदु से जाने वाले हो, ठीक है। तो मैं 2 कर्व ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ और y इक्वल टू माइनस एक्स लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स पे ये क्या बनेगा? x x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये आ गया 1/2। माइनस एक्स लेने पर बनेगा x इंटू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो आया -1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आपका जवाब होगा ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगी, ठीक है। या इसका ये भी तरीका लिख सकते हो आप, y इक्वल टू mx ले लो, तो एफ जेड क्या होगा? x इंटू एम एक्स, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर आ गया एम एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी आपका जो रिजल्ट हो गया वो लिमिट m पर निर्भर कर रही है, तो आप देख सकते हो m अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो m चेंज होने के साथ साथ आपका जो मेन रिजल्ट है वो भी चेंज होगा ही नहीं होगा। यानी यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका रिजल्ट है वो m पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट क्लियर ये बोला जा सकता है कि जो दिया गया फलन है वो मूल बिंदु पर संतत नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? तरीका समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है बुक का, वो चलो आप खुद करोगे। हाँ, इससे रिलेटेड एक और बात है कि एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बताइए बच्चों ये बातें समझ आ गई होगी, सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है उन्हीं बातों को। तो एक एग्जाम्पल और है वो और समझिए। फिर क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि यदि एफ जेड तथा जी जेड दो अलग अलग फंक्शन है, जेड इक्वल टू जेड नोट पर संतत है, तो सिद्ध करना है एफ जेड प्लस जी जेड भी संतत होंगे। जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो कहा था कि एफ जेड और जी जेड दो अलग अलग फंक्शन है जो जेड इक्वल टू जेड नोट पर कंटिन्यूअस है, संतत है, ठीक है, संतत है। तो आपका काम क्या होगा, आपको ये प्रूव करना है कि एफ जेड प्लस जी जेड, सॉरी यहाँ पर माइनस हो रहा है, एफ जेड जो जी जेड भी संतत होंगे। तो मैं आपको सिर्फ प्लस वाला बता रहा हूँ, बाकी आप के लिए होमवर्क करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यदि एफ जेड संतत है तो मैं ये लिख सकता हूँ फॉर ऑल जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल के संगत एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और सेम वही प्रोसेस है जो पीछे वाली है, नोट इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ये ऐसा तो लिखा जा सकता है। अब मुझे जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा एफ जेड प्लस जी जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस जी जेड नोट इक्वल टू क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम अलग अलग,
ऐसे एफ जेड माइनस एफ जेड नोट प्लस जी जेड माइनस जी जेड नोट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो जब अलग अलग मोड में करूँगा तो क्या आ जाएगा, लेस इक्वल क्लियर हुई इतनी बात। ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, एप्सिलॉन। तो अब समझ आ गया होगा, यानी ये जो वैल्यू है कंप्लीट वो लेस देन एप्सिलॉन आ गई। यानी यहाँ से स्टूडेंट आपका रिजल्ट ये बन जाएगा कि जो दिया गया फलन है वो, यानी यदि एफ जेड और जी जेड संतत है तो एफ जेड प्लस जी जेड भी क्या होंगे, संतत होंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आपका काम क्या होगा, इसी प्रोसेस को यूज करके प्लस माइनस वाला और डॉट वाला भी प्रूव करोगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।